Hello my dear MDS parents, how are you all? As know that this is Danish here and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy। तो फार्मडी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 11th नेमली यूरिनरी सिस्टम। एंड इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आज का हमारे फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस फार्मडी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो अभी तक हमने टोटल 10 चैप्टर्स नेमली नर्वस सिस्टम तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 चैप्टर हमने बहुत बढ़िया तरह से चैप्टर वाइज एंड लेक्चर वाइज बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिए हैं सुपीरियर लेवल से। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। एंड इसमें जो आपको पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है यूरिनरी सिस्टम की। मीन्स दैट आपको किडनीज पढ़नी है, यूरेटस पढ़ना है, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ना है, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ना है। एंड जो फिजियोलॉजी है यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एंड फिर उसका एक तरह से मतलब जो मिक्चुरेशन है, किस तरह से यूरिन पास आउट होता है, इसकी जो पूरी फिजियोलॉजी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमें पढ़ना है, और जो सिस्टम है जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट इज रास एंड जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेचस एसिड बेस बैलेंस, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ जो क्लियर एंड टेंस्ट और जो मिक्चुरेशन बेसिकली जो फिजियोलॉजी है यूरिन फ्लो की, ठीक है, यूरिन पास आउट की, उसे हम मिक्चुरेशन बोलते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर है आज का हमारे इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में, यूरेटस के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में एंड यूरेथ्रा के बारे में। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं भाई मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रहे होंगे। एंड जो थर्ड एंड लास्ट लेक्चर होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे मिक्चुरेशन के बारे में, ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट वगैरह के बारे में। ये सारी चीज़ें पढ़कर हम इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे। सो दैट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यूरिनरी सिस्टम नाम से ही आपको पता चल गया हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात चल रही है यूरिन की, ठीक है। मीन्स दैट यूरिन की बात चल रही है, यानी कि पेशाब की बात चल रही है, ठीक है। अब यूरिन का सबसे पहले देखो हमें ये पढ़ना है कि भाई यूरिन का एक तरह से जो मतलब फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, किडनीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि किडनीज में ब्लड जाता है, ब्लड फिल्टर आउट होता है, फिल्टर आउट होने के बाद में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो किडनीज से क्या है कि किडनीज उसको क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, और किस में भेज देती है, यूरेटस में भेज देती है। मीन दैट हमें यूरेटस के बारे में पढ़ना है। फिर क्या है कि वो जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है, जमा होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में फिर उसकी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। द यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द बॉडी, कि भाई जो यूरिनरी सिस्टम है वो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करने का जो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट कोई फंक्शन है और एक तरह से कोई मैकेनिज्म है, कोई सिस्टम है, तो वो कौन सा सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। मीन्स दैट हम बात कर सकते हैं कि भाई हम अगर देखेंगे रेस्पायरेशन में, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में भी क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। किस तरह से एक्सक्रीशन हो रहा है कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से एक्सक्रीट आउट हो रहा है कि भाई जब डाइजेशन होता है तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, फेसेस होते हैं, फिकल मैटर होता है, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। दूसरा पसीने के जरिए से, ठीक है, स्वेट के जरिए, स्वेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, स्वेट्स के जरिए से क्या होता है कि भाई जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो पाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो वो कौन सा है, यूरिनरी सिस्टम। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फिल्टरिंग द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिमूविंग वेस्ट, वेस्ट को बाहर रिमूव करने में, भाई अमोनिया भी है ब्लड में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर करना है। रिमूविंग वेस्ट, बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, पोटेशियम है, उनका बैलेंस हमें मैनेज करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्या हैं मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करना है, हमें मेनटेन करता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये मेनटेन करने का काम करता है। एंड मेंटेनिंग द फ्लूइड होम्योस्टेसिस, और जो फ्लूइड होम्योस्टेसिस है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। इट इंक्लूड्स द सेवरल ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई किडनीज भी इन्वॉल्व होंगी, यूरेटस भी इन्वॉल्व होंगे, यूरिनरी ब्लैडर भी इन्वॉल्व होगा, यूरेथ्रा भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड एक्सक्रीट यूरिन फ्रॉम द बॉडी, जो कि सारे के सारे आपस में मिलकर वर्क करते हैं, काम करते हैं, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूरिन को स्टोर करने के लिए, और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है। भाई प्रोड्यूस कौन कर रहा है, किडनीज प्रोड्यूस कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। किडनीज ब्लड को फिल्टर कर रही हैं और वेस्ट के फॉर्म में यूरिन बना रही हैं, यूरिन को इस तरह से प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर उसका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जो यूरेटर्स हैं, ठीक है, वन पेयर यूरेटर्स, वो उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। स्टोर कौन कर रहा है, जो यूरिनरी ब्लैडर है,
वो स्टोर करने का काम कर रहा है, और एक्सक्रीट कौन कर रहा है, बेसिकली जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर यूरिन को प्रोड्यूस करने का, स्टोर करने का, एक्सक्रीट आउट करने का बॉडी से काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 किडनीज, बेसिकली 2 किडनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मैं 3D डायग्राम्स के थ्रू भी आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। ठीक है, जस्ट वेट। एज यू कैन सी दैट, यहाँ पर अगर हम पीछे की साइड में देखेंगे तो ये जो कॉक्सल बोन्स हैं इसको अगर मैं हटा देता हूँ, सॉरी इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है यार, यस देखो पीछे की साइड से आपको ये किडनीज यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगी। तो 1 पेयर किडनीज होती हैं, यानी कि 2 किडनीज होती हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से देखने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे ट्रांसवर्स कॉलॉन को हटाना पड़ेगा, फिर मुझे असेंडिंग कॉलॉन, ठीक है, ये डिसेंडिंग कॉलॉन वगैरह भी हटा देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हटा देता हूँ, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम वगैरह जो ये पार्ट्स हैं इनको हम हटा देते हैं, जिससे और अच्छे से काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पर जो कार्टिलेजेस हैं, कॉस्टल कार्टिलेज, इन्हें मैं हटा देता हूँ। एंड यहाँ पर देखो ये लिवर है, इसको हटाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें थोड़ा सारा समझना भी है कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ठीक है, इसका ड्यूडेनम का यहाँ पर कोई इतना वो नहीं है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। जस्ट देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिवर है, एंड लिवर के पीछे अगर हम देखेंगे कि जो राइट वाली किडनी है ना वो थोड़ा सारे नीचे होती है। वो थोड़ा सारे नीचे क्यों होती है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है भाई, लिवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत अच्छे से सारा कुछ हम पढ़ लेंगे कि भाई इसका वेट और सारी चीज़ें। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरेटर्स हैं। ये आपको यूरेटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एज यू कैन सी दैट ये राइट यूरेटर है एंड ये लेफ्ट यूरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर किडनीज़ में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरेटर्स के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट हुआ, एंड जो जमा होता है वो कहाँ पर जमा होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है मीन्स दैट इसको हमें हटाना पड़ेगा कॉक्सल बोन को। यस, एज यू कैन सी दैट यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसमें क्या हो जाता है, जमा होता है, एंड फिर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। यूरेथ्रा भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा दूंगा, एंड बीच बीच में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे काफ़ी अच्छे से। तो ये सारे कुछ इसके क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। दे आर इन डिटेल एज, कुछ इस तरह से डिटेल में है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं किडनीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। द किडनीज आर दी 2 बीन शेप ऑर्गन्स। ऐसा देखते हैं ना भाई, राजमा जो होता है, राजमा उसके शेप की तरह क्या होती हैं, 2 किडनीज होती हैं बीन शेप की, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। ठीक है, जो हमारी स्पाइन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों तरफ साइड में, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, जस्ट बिलो द रिब केज के नीचे होती हैं। द किडनीज एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, मीन दैट T12 की बात हो रही है, टू द 3rd लंबर वर्टिब्रा। देखो यहाँ पर ये क्या बात कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सारा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये बात कह रहा है कि यहाँ पर देखो हमने पढ़ लिया कि भाई ये स्पाइन है, और स्पाइन के साइड में, बोथ साइड में, आइदर साइड में, ठीक है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। किसके पीछे प्रेजेंट होती हैं, अभी हमने पढ़ा जस्ट बिलो द रिब केज। ठीक है, जो यहाँ पर ये रिब केज है इसके नीचे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है, सिचुएटेड एक्सटेंड, किडनीज एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, मीन्स दैट जो T12 है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करनी शुरू करेंगे, अभी हमने स्केलेटल सिस्टम में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था कि भाई 7 जो है वो सर्वाइकल बोन्स होती हैं, उसके बाद में फिर थोरेसिक स्टार्ट होती हैं। थोरेसिक कितनी होती है, 12 होती हैं अगर हम गिनते हुए चलेंगे तो। ठीक है, ये देखो ये T9 है, ये T10 है, ये T11 है, ये T12 है, तो इससे लेकर L5 तक। ठीक है, यस, 3rd नंबर तक। ठीक है, L3 तक, यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2 एंड 3, ये 3rd नंबर वर्टिब्रा तक, यहाँ तक क्या होती हैं, किडनीज सिचुएटेड होती हैं। तो T12 से लेकर और L3 तक क्या होती है, इसकी बेसिकली पोजीशन होती है। ईच किडनी मेजर्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की ब्रेथ होती है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। एग्जैक्टली एज इट इज़, आप ऐसा ही एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, एंड ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर के थ्रू, आपको व्हाट्सएप से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8218388837, स्क्रीन पर आपको बार बार मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट, ठीक है, ऑल चैप्टर्स के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स को परचेज करने के बाद में किसी भी तरह का
कुछ भी आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर पढ़ो और अगर टाइम मिले तो एक बात अलग है, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी का भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की, किसी के भी नोट्स पढ़ने की, टीचर्स के नोट्स बनाने की, क्लास के नोट्स बनाने की, सीनियर से नोट्स लेने की, बुक परचेज़ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स को सिर्फ लो, प्रिंट आउट कराओ, पढ़ो एकदम मस्त, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से 5 सेंटीमीटर इस ब्रेथ होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। एंड जो इसका वेट होता है वो होता है 150 ग्राम ईच किडनी का। रेडिश कलर की होती है बेसिकली, ठीक है। द आउटर बॉर्डर ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं और अच्छे से, जो आउटर इसका बॉर्डर होता है वो कैसा होता है भाई, कॉन्वेक्स होता है। जस्ट वेट, और अच्छे से सारा कुछ आपको अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरह से, ठीक है। कॉन्वेक्स एंड द इनर बॉर्डर इज द कॉन्केव। इनर बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव बोलते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको किडनी नज़र आ रही होगी, ठीक है। आउटर जो बॉर्डर है वो कैसा दिखाई दे रहा है भाई, कॉन्वेक्स होता है। और जो इनर बॉर्डर होता है वो क्या होता है, कॉन्केव होता है, कॉन्केव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड इट इज़ कॉल्ड दी एज हाइलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अब हाइलम क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा। द ब्लड वेसल्स एंटर एंड लीव द किडनी थ्रू दिस हाइलम एंड यूरेटर्स ऑल्सो पास थ्रू दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको ये हाइलम दिखाई दे रहा है मीन्स दैट एक तरह से सिंगल ओपनिंग है जिसके थ्रू किडनीज़ में आर्टरीज, वेंस, ब्लड वेसल्स हम कह सकते हैं ये पास आउट होती हैं, जाती हैं और आती हैं, ठीक है। एंड जो यूरेटर्स हैं वो भी इसी के थ्रू अंदर किडनी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, इस होल के थ्रू, इस सिंगल ओपनिंग के थ्रू। इस ओपनिंग को हमने बोला हाइलम। और ये किस पोजीशन पर है, ये किस पोजीशन पर है भाई, कॉनकेव पोजीशन पर है, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। द यूरेटर्स ऑल्सो पास थ्रू दिस। द सुप्रारीनल ग्लैंड्स और एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर क्या देखने को हमें मिलती है भाई, एड्रीनल ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं काफ़ी अच्छे से, तो लीवर को हम अब हटा देते हैं यहाँ से। यस, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये आपको राइट किडनी दिखाई दे रही है, इसको ऊपर क्या कौन सी ग्लैंड है, ये एड्रीनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है राइट किस पर, किडनीज की अपर सरफेस पर, ठीक है। ये लेफ्ट किडनी है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड, देखो ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। तो इसकी किस पोजीशन पर, सुप्रारीनल ग्लैंड, ये हम कह सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड सिचुएटेड होती है एपेक्स पर, ऊपर के साइड पर, किसकी, किडनी की। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर किडनी का। द किडनी इज सराउंडेड बाय एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल। जो किडनी है वो सराउंडेड होती है किससे, एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है, उससे सराउंड होती है। बिलो दिस लाइज द सब्सटेंस ऑफ द किडनी विच कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स। सबसे बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ रेडिश ब्राउन कलर का, जो कि हमें देखने को मिलता है। एंड इनर को हम बोलते हैं मेड्यूला, जो कि कंटेन करता है रेनल पिरामिड्स। एंड जो अपर एक्सपेंडेड एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो एंड है यूरेटर का उसको हम बोलते हैं क्या, पेल्विस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर आउटर में हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। उसके अंदर ये मेडुला आ जाएगा और उसके बाद में फिर आ जाएगा यहाँ पर एक्सटेंडेड पार्ट, यहाँ पर ये पेल्विस, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पेल्विस, यहाँ का जो पार्ट है जहाँ पर रीनल पिरामिड्स होंगे ये मेडुला। एंड जो बाहर का रेडिश जो पार्ट है एक तरह से, उसको हमने क्या बोला है भाई, कॉर्टेक्स बोला है, ठीक है। और अच्छे से मैं आपको यहाँ पर अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे देखो नेफ्रॉन्स के बारे में। तो डायग्राम में एक बार इन पार्ट्स को हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी किडनीज़ दिखाई दे रही होंगी। एंड किडनीज़ में अभी हमने देखा कि भाई जो आउटर पार्ट होता है उसको हमने बोला क्या, देखो सबसे बाहर तो कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल है। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि भाई फाइब्रस वगैरह इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अंदर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये ठीक है, पर्पल कलर में, ये जो पार्ट है इसको हमने बोला कॉर्टेक्स। और इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हमने बोला मेड्यूला। मेड्यूला आप एक तरह से एम से मेड्यूला, एम से मिड, ठीक है। तो मीन दैट जो बीच में है उसको हमने क्या बोला, मेड्यूला बोला। और कॉर्टेक्स बाहर वाला, और पेल्विस क्या हो गया, ये अंदर वाला। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये पेल्विस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मेड्यूलरी रीजन में यहाँ पर आपको कुछ पिरामिड्स दिखाई देते हैं। और इन पिरामिड्स में बेसिकली काफ़ी अच्छे से भी हम पढ़ लेंगे नेफ्रॉन्स वगैरह के बारे में, कि नेफ्रॉन्स वगैरह क्या होते हैं। आपने क्लास 11th में भी आपने काफ़ी अच्छे से इन्हें पढ़ा होगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन, माइक्रोस्कोपिकली द किडनीज आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। जिस तरह से हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है, मीन्स दैट सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसी तरह से जो यहाँ पर ये नेफ्रॉन्स हैं ये क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनीज की, जिसको हमने क्या बोला है, नेफ्रॉन्स। एंड देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी।
हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख का होता है, तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने भाई? 10 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर अभी देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम देख लेंगे काफ़ी अच्छे से नेफ्रॉन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे पीसीटी के बारे में, डीसीटी के बारे में, लूप ऑफ हेनले के बारे में, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, मेलफिजन कॉर्पल्स, ये सारा कुछ अभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यूनिट है ये किडनी की, 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन होते हैं ईच किडनी में। ठीक है, कॉल्ड नेफ्रॉन, देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, अब जो नेफ्रॉन है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? एन एक्सपेंडेड कप शेप कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल। क्या होता है भाई? एक एक्सपेंडेड, एक तरह से चौड़ा फैला हुआ कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। एज यू कैन सी दैट, देखो यहाँ पर आपको ये बोमेंस कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, कप शेप का स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपेंडेड है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? बोमेंस कैप्सूल बोला है। अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस विच आर प्रेजेंट विद इन द बोमेंस कैप्सूल। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है, कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का। बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ब्लड वेसल्स का, और जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, उनका एक गुच्छा होता है जिसको हमने क्या बोला है? ग्लोमेरुलस बोला है। एज यू कैन सी दैट, तो देखो यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने कुछ मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा अगर मैं इसको बनाता है तो ये क्या हो जाता है भाई? खिचपिच हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर क्या है? ये गुच्छा है। किस चीज़ का गुच्छा है भाई? ये ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, किसके अंदर है? बोमेंस कैप्सूल का अंदर है। इस गुच्छे को हमने क्या बोला है? इस गुच्छे को हमने बोला है ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल हमें पता चल गया भाई कप शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ग्लोमेरुलस हमने पता चल गया कि भाई बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या है? एक गुच्छा है बेसिकली कैपिलरीज का, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। अब ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेलफिजियन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला दें तो अब हम इस स्ट्रक्चर को, पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको मेलफिजियन बॉडी। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये क्या हो रहा होता है। एज यू कैन सी दैट। ठीक है, जस्ट वेट। यस, देखो यहाँ पर आपको अभी समझ में आई ये बात। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, 1 मिनट। यस, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि भाई बाहर क्या है? ये बोमेंस कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। यानी कि इसको हमने बताया कि भाई ये क्या है? कैपिलरीज का एक गुच्छा है। एंड ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मेलफिजियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, द बोमेंस कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली नोन एज मेलफिजियन कॉर्पसल। अभी हमने बिल्कुल पढ़ा कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हम मेलफिजियन कॉर्पसल कहते हैं, या हम कह सकते हैं मेलफिजियन बॉडी। द मेलफिजियन कॉर्पसल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। एंड ये जो मेलफिजियन कॉर्पसल्स है, ये कहाँ पर, कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। यानी कि ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। यानी कि हम देखेंगे कि भाई बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमेट, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। तो बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी, ये जो पार्ट हैं ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है, ये दोनों पार्ट मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इधर वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यह बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज दैट रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यानी कि एक तरह से वो ट्यूब्स जिनके थ्रू यूरिन का एक तरह से मतलब फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि यूरिन जहाँ पर बन रहा होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी, रीएब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी सिचुएटेड होती है कॉर्टेक्स में। रीनल ट्यूब्यूल्स में हमें पता चला कि भाई रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो 4 मेन पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितने पार्ट कंटेन करता है? 4 पार्ट्स कंटेन करता है। क्या भाई? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कहते हैं पास, पी से प्रॉक्सिमल और पी से पास, यानी कि जो चीज़ पास में है। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल दिया। डीसीटी, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है दूर, कोई चीज़ दूर हो हमसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अभी चेयर पर बैठे हो एंड टीवी या कोई भी ऑब्जेक्ट या दरवाज़ा क्या है? आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम बोलेंगे दूर इज़ डिस्टल टू यू।
ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो डी से डिस्टल एंड डी से दूर, ठीक है। जो चीज़ दूर होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टल, जो चीज़ पास में होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। हमेशा आपको याद रखेगा, ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई 4 पार्ट होते हैं इस ट्यूब्यूल के। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? हमने देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले होता है। फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है, फिर आ जाती है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पर बेसिकली यूरिन कलेक्ट होकर फिर आगे जाकर यूरेटर से जुड़ता है और फिर उसके थ्रू बेसिकली यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक नेफ्रॉन का दिखाई दे रहा है। एंड एक किडनी में इस तरह के 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। दोनों किडनीज में कितने हो गए? 2 मिलियन हो गए, यानी कि 20 लाख हो गए। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर पीसीटी जो चीज़ पास में है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो चीज़ दूर है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी से डिस्टल डी से दूर, ठीक है। एंड बीच में क्या है मिडल में? लूप ऑफ हेनले। एंड डीसीटी आगे जाकर किससे जुड़ रही है? कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ रही है, ठीक है। और बेसिकली आगे जाकर यूरेटर्स वगैरह से जुड़ रहे होंगे। यहाँ तक बात एकदम आपको क्लियर है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी सिचुएटेड होती है कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में अभी हमने पढ़ा। लूप ऑफ हेनले ये प्रेजेंट होता है किसमें? कॉर्टेक्स में नहीं। यहाँ पर ये बात असल में थोड़ा सारा ये मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कट कर यहाँ पर आप लिख देना, बाद में मैं अच्छे से ब्लू पेन से लिख दूंगा, अभी मेरे पास ये ब्लैक पेन है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना मेडुलरी रीजन, ठीक है, या मेडुला। लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन द मेडुला, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज कर रखे हैं वो अपने नोट्स में यहीं पर इसको कट कर मेडुला कर देंगे। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल ये जो है किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स वाले रीजन में। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यानी कि कलेक्टिंग डक्ट ये किस में प्रेजेंट होती है? मेडुलरी रीजन में। अब यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है इट पास थ्रू द मेडुला के थ्रू पास होती है और ओपन होती है पेल्विस में। पेल्विस अभी हमने पढ़ा कि भाई ये जो पार्ट है किडनी का इसको हमने क्या बोला है? पेल्विस बोला है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, पेल्विस, ठीक है। पेल्विस में ओपन हो जाता है किडनीज के। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आर्टेरियोल्स वगैरह के बारे में, ठीक है, कुछ आर्टेरियोल्स वगैरह। द आर्टेरियोल्स विच ब्रिंग्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, ठीक है। अभी देखो हमने पढ़ा कि भाई ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब जो आर्टेरियोल्स लेकर आ रहे हैं ब्लड को, कुछ ऐसी आर्टरीज हैं, आर्टरीज ब्लड को बेसिकली लेकर आएंगी, ठीक है। उसको हमने क्या बोला है? आर्टेरियोल ब्रिंग फ्रॉम द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड द इज नोन एज एफरेंट आर्टेरियोल। यानी कि देखो एक वर्ड है यहाँ पर एफरेंट और एक वर्ड है यहाँ पर इफरेंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ और ई और ए का है, ठीक है। जो लेकर आ रही है ब्लड को किडनी में उसको हमने बोला एफरेंट ए से, ठीक है। और जो ब्लड को लेकर जा रही है किडनी से, ठीक है, वापस हार्ट में, उसको हमने बोला इफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि हार्ट में नहीं और बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्टेरियोल्स विच ब्रिंग्स, वो आर्टेरियोल्स जो कि ब्लड को लेकर आते हैं ग्लोमेरुलस के पास में। एक मिनट मैं आपको दूसरा यहाँ पर डायग्राम ले लेता हूँ, ये थोड़ा सारा लैग कर रहा है डायग्राम, जिससे काफ़ी अच्छे से, जस्ट वेट। देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने बोमेंस कैप्सूल पढ़ा था, ठीक है, और ये हमने पढ़ा था एक तरह से क्या? ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया था मेलफिजियन बॉडी। अब ये जो लेकर आ रही है आर्टरी, ठीक है, एंड ये आगे जाकर आर्टेरियोल में डिवाइड हुई, तो जो लेकर आ रही है उसको हमने बोला एफरेंट आर्टेरियोल। एंड यहाँ पर ये ब्लड को वापस जो लेकर जा रही है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया इफरेंट आर्टेरियोल। अब ये किस तरह से यहाँ पर काम करता है, किस तरह से प्रेशर जनरेट होता है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, बस इतना ही आप अभी यहाँ पर समझो स्ट्रक्चर के बारे में। जब जो नेक्स्ट सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम इसकी फिजियोलॉजी को काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जो लेकर आ रही है उसको हमने बोल दिया एफरेंट आर्टेरियोल, और जो ब्लड को लेकर जा रही है उसको हमने बोल दिया इफरेंट आर्टेरियोल। डिफरेंस जो है दोनों में सिर्फ और सिर्फ ए और ई का है। इसको आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो कि ए जो है वो पहले आता है, तो पहले जो ब्लड को लेकर आया उसको हमने बोल दिया एफरेंट आर्टेरियोल, और ई जो है वो बाद में आता है, तो जो बाद में ब्लड को लेकर गया वापस बॉडी में उसको हमने बोल दिया इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। तो आर्टेरियोल्स विच ब्रिंग्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के पास में ब्लड को लेकर आती है उसको हमने बोल दिया एफरेंट आर्टेरियोल। एंड वो आर्टेरियोल जो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस से दूर लेकर जाती है उसको हमने बोल दिया इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई जो होती है किडनीज की, ठीक है। तो क्या ब्लड सप्लाई हो रही है, रीनल वीन है, रीनल आर्टरी है, ठीक है, ये जो ब्लड सप्लाई होती है। किडनीज आर सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरीज एंड द रीनल वीन्स। जो किडनीज हैं वो सप्लाइड की जाती हैं किसके थ्रू? रीनल आर्टरीज के थ्रू, ठीक है।
ब्लड जाता है विच आर द ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल अओर्टा। जो एब्डोमिनल अओर्टा है उसकी ब्रांचेस हैं ये बेसिकली रीनल आर्टरी जो कि किडनीज में आ रही होती हैं। एंड जो वेनस ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किडनी का, वो ड्रेन होता है रीनल वेन्स से, बेसिकली रीनल वेन्स उसको कैरी कर रही होती हैं। एंड विच ओपन इनटू द इंफीरियर वेना कावा, और वापस से वो किस में लाकर उसको छोड़ रही होती हैं, इंफीरियर वेना कावा में लाकर उसको छोड़ रही होती हैं, यानी कि वापस से हार्ट में लेकर जा रही होती हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है कि आर्टरीज और वेन्स को लेकर। इसको जब हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम या हम कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अब चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने ट्रिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया था। देखो आर्टरी का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए, ठीक है। तो मीन्स दैट जो चीज़ हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाने का काम करे, दूर लेकर जाने को हम क्या बोलते हैं, अवे। किसी चीज़ को दूर लेकर जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवे। तो ए से आर्टरी और ए से अवे, ठीक है। तो जो चीज़ हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाए उसको हमने बोल दिया आर्टरीज, ठीक है। और जो चीज़ ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आए उसको हम बोलते हैं वीन्स। वी से वीन्स और वी से वापस, ठीक है, वी से वीन्स और वी से क्या हो गया, वापस हो गया। इसको मैं लिखकर आपको काफ़ी अच्छे से समझा देता हूँ जिससे एकदम आपके माइंड में प्रॉपरली सेटअप ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। देखो आर्टरीज को अवे से याद कर लो, ठीक है, एंड वीन्स को वापस से याद कर लो, वापस, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को वापस लेकर आ रही हैं हार्ट में, ठीक है, वापस किस में लेकर आ रही हैं, हार्ट में, उसको हमने क्या बोल दिया है भाई, वीन्स बोल दिया, ठीक है, वीन्स बोल दिया। और वो ब्लड वेसल्स जो कि अवे कर रही हैं हार्ट से, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है कि हार्ट से दूर लेकर जाने का काम कर रही है ब्लड को, उसको हमने बोल दिया आर्टरीज, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। रीनल हम यूँ लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, रीनल सिस्टम की बात चल रही है, यूरिनरी सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, रीनल लगा देते हैं। यहाँ पर बात समझ में आई कि यहाँ पर जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो अभी हमने देखा कि जो रीनल आर्टरीज हैं वो क्या है, ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल अओर्टा की, ठीक है। और जो वेनस ब्लड है जो किडनी से निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कलेक्ट करती है कौन, रीनल वेन्स, और वापस से किस में लेकर आ जाती है, इंफीरियर वेना कावा में लाकर छोड़ देती हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है, अच्छा एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब रेस्पायरेशन में हम बात करते हैं तो उसमें भी यही सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। जो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही हैं किस में लंग्स में, उसको हमने बोल देंगे पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। और जो वापस लेकर आ रही हैं उसको हमने बोलिए पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। सिमिलर सी बात है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाले एक तरह से कॉन्सेप्ट में। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में देखो यहाँ पर मैं लेक्चर को मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। एंड ये जो नोट्स हैं और ये जो लेक्चर्स हैं ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में अपने कॉलेज में आप टॉप कर पाओगे, ठीक है। द किडनीज रिसीव्स अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। एक मिनट में जो किडनी है वो कितने ml ब्लड रिसीव करती है, 1.2 लीटर, या हम कह सकते हैं 1200 ml जो ब्लड है वो एक मिनट में किडनी से फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई फंक्शन क्या है किडनी का, किडनी हम इतनी देर से कर रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है। द किडनीज फिल्टर द ब्लड एज रिमूव वेस्ट, ठीक है। जो किडनीज हैं, ठीक है, दोनों गुर्दे हैं, ठीक है, वो फिल्टर करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, एज रिमूव करते हैं वेस्ट को, जो वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया है और भी कुछ मतलब जो एक्सेसिव अमाउंट में मतलब हमारी बॉडी में हम कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह या जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम करती हैं। जो भी कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, मेडिकेशंस हैं, आपने पैरासीटामोल खाई, अब ठीक है वो बॉडी में ही तो नहीं रहेगी, ब्लड में ही तो घुली हुई नहीं रहेगी, ठीक है, उसको एक्सक्रीट आउट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट रिमूव करती है वेस्ट को, एक्सेस फ्लूइड्स को रिमूव करने का काम करती है और इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में मान लो सोडियम हो गया, अगर सोडियम ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सोडियम का ब्लड में ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्या करोगे भाई, सोडियम को बाहर निकालो, ठीक है, सोडियम को बॉडी से बाहर निकालो। तो एक्सेस फ्लूइड्स को, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने का काम करती है ब्लड से, ठीक है, और ब्लड को फिल्टर करती है। पहला पॉइंट आपको क्लियर है। दूसरा, दे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म लाइक यूरिया, ठीक है। जो प्रोटीन, देखो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, अब उसके मेटाबॉलिज्म होने के बाद में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिया है, फॉस्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है,
ठीक है, इसको क्या करने का, रिमूव करने का काम करती है बॉडी से। एंड एक्सक्रीट करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि ड्रग्स वगैरह हैं, टॉक्सिन्स हैं, इन सबको एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है किडनी। दे रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़, ठीक है, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, जो पीएच है ब्लड की उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है। मान लो हाइड्रोजन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गए, अब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पीएच गिर जाएगी, ठीक है, या हाइड्रोजन बहुत कम हो गए, ठीक है, ब्लड में, तो उससे पीएच बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस क्या कहा है कि भाई हाइड्रोजन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको बाहर निकालो, ठीक है, कम हो रहे हैं तो इस तरह से उसको मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम करती है पीएच को ब्लड की। दे सिक्रीट हार्मोन्स, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि रेनिन है, इरिथ्रोपोइटिन है। इरिथ्रोपोइटिन जो है ये हार्मोन जो है ये क्या करता है भाई, ये जो लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे कि आपकी फीमर है, ह्यूमरस है, ठीक है, थाई बोन है, ठीक है, तो इसमें जाकर क्या करती है, ये क्या है कि वहाँ पर ब्लड का आरबीसीज का फॉर्मेशन कराती है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराती है इरिथ्रोपोइटिन। और रेनिन जो है ये एक तरह से जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है उसमें काफ़ी अच्छे से ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसको अभी हम जो थर्ड वाला लेक्चर होगा ना, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिस सिस्टम वाले, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। रेनिन मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, और इरिथ्रोपोइटिन जो है नेसेसरी है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी, चमक गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई यूरेटर्स के बारे में। यूरेटर्स, देखो यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरेटर्स दो डक्ट्स होती हैं, या हम कह सकते हैं भाई दो ट्यूब्स होती हैं, या दो पाइप्स आप कह सकते हो, जिनके थ्रू यूरिन का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से कहाँ की तरफ यूरिन का ट्रांसपोर्ट होगा भाई, हमें पता है किडनीज़ में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। अब फॉर्मेशन होने के बाद में उसको हमें स्टोर भी तो करना है, हमें पता है कि हमें स्टोर इसे कहाँ करना है, यूरिनरी ब्लैडर में हमें उसे स्टोर करना है। लेकिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो पाइप्स और जो ट्यूब्स और जो डक्ट्स यूरिन को लेकर जाने का काम करती हैं, उन डक्ट्स को हम बोलते हैं यूरेटर्स। अगर यहाँ पर हम इसमें 3D डायग्राम में अगर हम देखेंगे, सो दैट देखो यहाँ पर आपको किडनीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। इन किडनीज से ये जो दो आपको ट्यूब्स निकलती हुई दिखाई दे रहे हैं, इन ट्यूब्स को हमने बोला है यूरेटर्स, ठीक है। ये यूरेटर्स हैं। ये यहाँ पर क्या होगा भाई, किडनीज में जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ उनको कलेक्ट करेगी, एंड यहाँ ये जो यूरिन है ये इन दोनों डक्ट्स के थ्रू, जिन्हें हमने यूरेटर बोला है, ये राइट यूरेटर है और ये लेफ्ट यूरेटर है, ठीक है। ये दोनों यूरेटर्स आकर खुल जाते हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। मैं यहाँ पर बोन्स को हटाकर दिखा देता हूँ, जिससे और अच्छे से आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है। पीछे की साइड से भी, एज यू कैन सी दैट, यस, ठीक है। देखो यस, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर का हमने बोला है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आकर क्या हो रहे हैं भाई, ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इन्हें हमने बोला है क्या, यूरेटर्स। तो यूरेटर्स दे आर दी टू स्ट्रॉन्ग मस्कुलर डक्ट्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है कि भाई दो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर डक्ट्स होती हैं, मसल्स की बनी हुई होती हैं, डक्ट्स होती हैं, जो कि कैरी करती हैं यूरिन को कहाँ से कहाँ तक भाई, किडनी से ब्लैडर तक लेकर जाने का काम करती हैं। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेजरिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना भाई, 25 सेंटीमीटर लगभग इसकी लेंथ होती है। एज यू कैन सी दैट, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या है कि एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लेटर इट पास डाउन इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड ओपन्स इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। हमें पता है भाई जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, देखो आगे का जो आपको पार्ट ये दिखाई दे रहा है एंटीरियर, एंड पीछे का आपको दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर, ठीक है। सो दैट पोस्टीरियर पार्ट की तरफ से क्या हो जाती हैं, एंटर हो जाती हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। एंड जो भी मतलब इसमें कंटेंट है, यूरिन है, वो किसमें इकट्ठा होता रहता है, यूरेटर्स में। यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। यूरेटर्स इज मेड अप ऑफ एन आउटर फाइब्रस लेयर, ठीक है। अब ये जो यूरेटर्स हैं, जो दो पाइप्स हैं, ये किसके मिलकर बने हैं भाई, आउटर फाइब्रस लेयर के होते हैं। मिडल में क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और अंदर की तरफ म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। अंदर की तरफ क्या होती है, म्यूकस की लेयर होती है। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन, हमें पता है भाई यूरिन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। एंड प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। अब ऐसा नहीं है कि ब्लैडर से वापस से यूरिन किडनीज में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट इसको बैक फ्लो ऑफ यूरिन से प्रिवेंट्स करती हैं, बचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये यूरेटर्स हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में।
देखो यूरिनरी ब्लैडर क्या है। यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, जो यूरिन है वो इकट्ठा होता है, जमा होता है। यूरिनरी ब्लैडर इट इज़ अ पेयर शेप, नाशपाती के आकार का, नाशपाती के शेप का मस्कुलर सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब ये पेल्विक कैविटी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी क्या है, ठीक है, इसके लिए आप लेक्चर्स हमारे देख सकते हो, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। विच एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द यूरिन, जहाँ पर क्या होता है, टेम्पररीली स्टोरेज होता है किसका, यूरिन का। यूरिन जो है टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, बाद में आप उसको टॉयलेट में जाकर रिलीज आउट, पास आउट कर देते हो, ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, जो कि लेक्चर 3 में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ 3 ओपनिंग्स। अब इसके अंदर बेसिकली 3 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, 2 फॉर यूरेटर्स। 3 ओपनिंग्स का मतलब आप समझ गए, यानी कि 3 होल होते हैं, 3 छेद होते हैं, 2 होते हैं यूरेटर्स के थ्रू, जो यूरेटर्स ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, एंड 1 फॉर यूरेथ्रा, और एक होता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, जहाँ से यूरिन का पास आउट होगा, ठीक है, जब आप यूरिनेशन करोगे, ठीक। द स्मूथ मसल्स, द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आर लाइंड बाय द स्मूथ मसल्स। अब देखो इसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो किससे लाइन होती हैं, स्मूथ मसल से लाइन होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन टेम्पररीली, ठीक है, बहुत अगर करा, ठीक है, तो आधा से 1 लीटर जो यूरिन है वो टेम्पररी स्टोर कर सकता है यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लैडर इज कंट्रोल्ड बाय द पेल्विक नर्व्स एंड द सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है, जो यूरिन मतलब ब्लैडर है वो कंट्रोल होता है बेसिकली पेल्विक नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है, जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है, मतलब ये जो सिस्टम है तो कोई सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड जो इसका मतलब रेगुलेशन हो रहा है, इसको हम जब मिक्चुरेशन वाला प्रोसेस हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से इसे जान लेंगे, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से स्मूथली हम इसे जान लेंगे, ठीक है। ये जो देखो प्रोसेस है मिक्चुरेशन, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर से लगे होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर यूरिन भरता रहता है, ठीक है, ये स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स हैं इनको पता लगता रहता है भाई कितना यूरिन भर चुका है, ठीक है। जब एक टाइम पर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भर जाता है तब सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद, फिर पेरिफेरल, फिर एएनएस पीएनएस दोनों मिलकर काम करते हैं और मिक्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट ये काफ़ी अच्छे से अभी हम समझेंगे। इसके जो वॉल्स हैं यूरिनरी ब्लैडर की वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एंड ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसको भी काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। देखो ये यूरेटर्स हैं जो अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से भी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप इतना समझो। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी जो है प्रेजेंट होती हैं। जो फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर का, वो मेन फंक्शन क्या है, इज टू कलेक्ट द यूरिन। यूरिन को क्या करना, कलेक्ट करना, यूरिन को जमा करना, एंड डिस्चार्ज इट आउट पीरियडिकली, ठीक है, टाइम के साथ में उसको क्या करना, डिस्चार्ज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो, सोते सोते यूरिन डिस्चार्ज हो गया, ऐसा नहीं, जब आप मतलब एकदम रिलैक्स स्टेट, ठीक है, और बाकायदा प्रॉपर टॉयलेट में जाकर, ठीक है। सो दैट ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि टेम्पररी स्टोर करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में, एंड यूरेथ्रा को पढ़ाने के बाद में फिर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी मैं आपको यहाँ पर समरी करा दूंगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। देखो यूरेथ्रा, इट इज़ अ कैनाल। ये क्या है भाई, एक कैनाल है, हम कह सकते हैं एक ट्यूब है, कैनाल है, एक रास्ता है, थ्रू विच द यूरिन पासिस फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड, जिससे क्या होता है कि ब्लैडर से यूरिन पास आउट होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड। समझ में आ गई बात। इट डिफर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, मेल्स में और फीमेल्स में, ठीक है, दोनों में डिफर्स होता है, क्योंकि इसकी बेसिकली लेंथ जो होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई मेल्स में जो यूरेथ्रा है उसका साइज़ छोटा होता है, और फीमेल में मेल में जो है यूरेथ्रा का साइज़ बड़ा होता है, फीमेल्स में कम होता है, ठीक है। बट स्फिंक्टर इज प्रेजेंट इन बोथ। स्फिंक्टर जो है उसको एक तरह से यूरिन ताकि के लीक ना हो उसके लिए स्फिंक्टर्स इसमें लगे होते हैं। आउटर स्फिंक्टर है, इनर स्फिंक्टर है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर्स होते हैं जिससे यूरिन डिस्चार्ज ना हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेल यूरेथ्रा की। इन मेल्स इट इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ में लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है मेल्स में, एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ पेनिस एंड एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स, ठीक है। ये जो यूरेथ्रा है ये मेल में, ठीक है, मेल में दोनों तरह से मतलब दोनों कॉमन पैसेज है, बोथ यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी, ठीक है, कॉमन पैसेज का काम करता है। मेल में लगभग इसकी जो मतलब लेंथ है 20 सेंटीमीटर की होती है और एक्सटेंड होती है पेनिस की टिप तक, ठीक है। एक्ट एज कॉमन पैसेज के तौर पर काम करता है जिससे यूरिन भी पास आउट होता है एंड स्पर्म्स भी पास आउट होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, ठीक है।
फीमेल यूरेथ्रा, फीमेल्स में क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट, फीमेल में शॉर्ट होता है एंड मेजर्स अबाउट लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि कहाँ तो मेल में 20 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 4 सेंटीमीटर। इसी वजह से क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है यूटीआई वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में ड्यू टू दी शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, अ शॉर्ट ट्यूब ओपनिंग सेपरेटली होती है जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेजाइना। ठीक है, यूरेथ्रा जो है फीमेल में कैरी करते हैं ओनली यूरिन। ठीक है, अगर हम मेल यूरेथ्रा की बात करेंगे तो मेल यूरेथ्रा कैरी कर रहा है, कॉमन पैसेज है, यूरिन भी इससे पास आउट हो रहा है और स्पर्म भी इसी से पास आउट हो रहे हैं। लेकिन फीमेल जो यूरेथ्रा है वो क्या है, एक शॉर्ट ट्यूब ओपनिंग सेपरेटली जस्ट क्या है कि यहाँ पर सिर्फ ओनली यूरिन का पास आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही पॉइंट आ गया, द यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फीमेल्स में यूटीआई होने का, बहुत खतरा रहता है। क्यों, मेल्स के मुकाबले में, ड्यू टू द शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है और मेल में कितनी 20 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर मतलब एक तरह से डिफेंस सिस्टम होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया और ये सारे जो माइक्रोब्स हैं ये अटैक नहीं कर पाती। तो अभी तक देखो हमने यूरिनरी सिस्टम में क्या पढ़ा है कि भाई हमने किडनीज़ के बारे में हमने जाना, यूरेटर्स के बारे में हमने जाना, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने जाना एंड यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा है इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। किडनीज में हमने पढ़ा था कि भाई सबसे अंदर का पार्ट पेल्विस है, ठीक है, बीच का पार्ट मेड्यूला है एंड आउटर जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है T12 से लेकर L3 तक होती हैं, यानी कि T12 आप समझ गए, यानी कि जो हम कह सकते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा 12 थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, यानी कि लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर लंबर 3 तक। ठीक है, जो नंबर 3 वर्टिब्रा है उस तक इसकी क्या है, मतलब ये इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे भाई जो राइट किडनी है वो देखो थोड़ा सारा नीचे है। क्यों, क्योंकि राइट साइड में ऊपर की तरफ लिवर होता है जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर ये होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जब एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ेंगे तो उसमें एड्रिनल ग्लैंड को काफ़ी अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, रीनल आर्टरीज में जा रही है, रीनल वीन इसके अंदर जा रही है थ्रू दी ओपनिंग, उस ओपनिंग को हमने क्या बोला था, हाइलम, उस ओपनिंग को हमने बोला था। ठीक है, यहाँ पर ये डोर्सल अओर्टा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अच्छा ये इंफीरियर वेना कावा वापस ब्लड ले जाएगी किसमें, हार्ट में, डोर्सल अओर्टा से ब्लड आ रहा है, दोनों किडनीज में जा रहा है। ठीक है, एंड इंफीरियर वैन यहाँ पर ये जो है रीनल वीन ये जो है यहाँ से निकल रही है एंड इंफीरियर वेना कावा में मतलब ये जाकर ओपन हो जाएगी एंड डोर्सल अओर्टा से जो ब्लड आएगा वो रीनल आर्टरी के थ्रू इसमें बेसिकली जा रहा होगा, हम ऐसा, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो इसे। तो यहाँ पर इससे यूरेटर्स निकलते हैं, यहाँ पर जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ वो इन यूरेटर्स के थ्रू किस में कलेक्ट हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हुआ। ठीक है, ये यूरेटर्स हमने पता कर लिया भाई कि भाई क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड जो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स यानी कि, अच्छा इसकी वॉल्स पे की बात हम कर लेते हैं भाई। आउटर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, अभी हमने जस्ट नोट्स में पढ़ा बहुत अच्छे से। ठीक है, फाइब्रस लेयर होती है, मिडल में स्मूथ मसल्स होती हैं एंड इनर में क्या होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है जिसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम देखो क्या है, इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम यह है कि जैसे जैसे यूरिन इसमें कलेक्ट होता रहेगा, यूरिन इसमें जमा होता रहेगा, वैसे ही इन स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू ब्रेन को पता चलता रहेगा भाई कितने अमाउंट में यूरिन अभी जमा हो चुका है। ठीक है, एट द टाइम जब मतलब पूरा एकदम भर जाएगा तो उस टाइम पर मतलब आप एकदम भागोगे टॉयलेट की तरफ। ठीक है, एंड अगर आप नहीं भागोगे तो और ज़्यादा ये मतलब अपना आपको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन कब तक करेगा, एक फिक्स टाइम तक, जब इसकी जो मतलब एक तरह से कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, तब आप करो या ना करो यूरिनेशन टॉयलेट में जाकर, वहीं आपका निकल जाएगा। ठीक है, सो दैट मेक श्योर। यहाँ पर उसके बाद में आता है भाई यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू देखो यहाँ पर इकट्ठा हो गया सब यूरिन। ठीक है, एज यू कैन सी दैट ये ब्लैडर है। ठीक है, अब यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, उसका पास आउट होता है। यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक आउटर स्फिंक्टर होता है, एक इनर स्फिंक्टर होता है। ठीक है, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो आउटर स्फिंक्टर है वो कैसा होता है, वॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है, यानी कि उस पर आपका कंट्रोल होता है, उसको आप पकड़ कर एकदम टाइट कर लेते हो, दबा लेते हो, जिससे क्या है कि भाई अभी ज़रा 5-10 मिनट बाद घर पर जाकर आराम से यूरिनेशन करेंगे। ठीक है, इसलिए इनर स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पोजीशन तो हमने देख ही ली थी। यूरेथ्रा को मेल में हम
यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे यूरिन भी पास आउट हो रहा है और स्पर्म भी पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, सीमन भी इससे पास आउट हो पा रहा है, ठीक है। लेंथ होती है इसकी 20 सेंटीमीटर मेल में। फीमेल में इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, इसी वजह से क्योंकि लेंथ इसकी कम है फीमेल में, तो इससे फीमेल में क्या होता है, ज़्यादा खतरा होता है यूटीआई होने का। यूटीआई आर मोर कॉमन ड्यू टू द शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इन फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है यूटीआई। तो यहाँ पर ये लेक्चर आज का हमारा होता है एंड, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बेसिक बिल्कुल था वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया, जो ऑर्गन्स थे, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इसको काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन किस तरह से बन रहा है किडनीज़ में, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया तरह से मैं आपको इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरिन के बारे में, मिक्सचुरेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हैं, ठीक है, इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट हैं, ये सारे कुछ टेस्ट वगैरह हम पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एंड कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह भी हैं जैसे कि एन्यूरिया है, ओलाइगोयूरिया है, पॉलीयूरिया है, डाइसूरिया है, नेफ्राइटिस है, किडनी स्टोन्स हैं, ठीक है, ये सारा कुछ, ठीक। और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वो प्रोसेस था मिक्सचुरेशन वगैरह का जिसको हमने देखना है लास्ट वाले लेक्चर में, मीन्स दैट थर्ड वाले लेक्चर में। सो दैट अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर है 8183888837। कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको ऑल चैप्टर्स के नोट्स, कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हैं, ठीक है, ऑल चैप्टर्स के नोट्स हैं, देखो, ठीक है, सारे चैप्टर्स में इंक्लूडेड हैं। एंड इन नोट्स को परचेज करने के बाद में किसी भी तरह के नोट्स आपको बनाने की, नोट्स पढ़ने की, याद करने की, किसी स्टूडेंट का स्टडी मटेरियल लेने की, सीनियर से जो है नोट्स लेने की, टीचर्स के नोट्स बनाने की, क्लास के कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई बुक परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, जस्ट रीड द बुक्स एंड टॉप योर कॉलेज, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आपको और किन सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ चाहिए, फार्मास्यूटिक्स है या अगर जो फार्मडी सेकेंड ईयर में मतलब कुछ स्टूडेंट्स अगर देख रहे हों, ठीक है, तो यह जो जाने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप कमेंट करोगे एंड अगर आपकी डिमांड रही तो उस डिमांड के बेसिस पर ही जो है मैं काफ़ी अच्छे से उसको डिज़ाइन करूँगा उस प्ले लिस्ट को। फार्मास्यूटिक्स है एंड इसी तरह से और भी बायोकेमिस्ट्री वगैरह है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रेमेडियल बायोलॉजी है, रेमेडियल मैथमेटिक्स है, फिर सेकेंड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।